नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश के बनारस कचहरी है और यहाँ पर एक से एक वकील हैं, जिसमें से एक बहुत ही बेहतरीन वकील जिनसे मैं आपका मुलाकात कर रहा हूं, जिनका नाम है कमलाकर त्रिपाठी, जो कि बहुत ही पुराने वकील हैं। नमस्कार सर। और ये सदस्य प्रत्याशी हैं इस टाइम पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो चुनाव आ रहा है इसमें इनकी तैयारी कैसी चल रही है और इनके मुद्दे क्या क्या है। पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपका बनारस में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आपका जी। सर ये बताइएगा कि आपके इस बार मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, बार काउंसिल के लिहाज से जो मेरे मुद्दे हैं, एक तो मुद्दा वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जो सालों पहले लग जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं लगा। और पुराने प्रत्याशी जो अगर आप देखेंगी तो पिछले 35-40 सालों में बार काउंसिल में 80% मेंबर्स रिपीट होते हैं जी। उसके बावजूद आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर जो है वो लागू नहीं करा पाए। मैक्सिमम प्रत्याशियों से अगर आप पूछ दीजिएगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे। इट्स माय चैलेंज। बेसिकली एडवोकेट्स को बहुत जरूरत है इस प्रोटेक्शन एक्ट की, क्योंकि आप देखिए हम लोग न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है। जजेस को इम्यूनिटी है वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। आप अगर उन्होंने कोई बेल रिजेक्ट कर दी या कोई भी ऑर्डर एडवर्स किया, किसी न किसी के एडवर्स होगा, किसी के फेवर में होगा, आप उनकी किसी चीज को लेकर के अपील तो हायर कोर्ट में कर सकते हो, पर उनको उस चीज के लिए प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आईएएस ऑफिसर्स का है कि आप अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो रही है तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए, एक्शन लेने के लिए परमिशन करानी पड़ती है। एडवोकेट्स उसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उसको हर तरीके से इंप्लीकेट किया जाता है। यहां एडवोकेट्स के अगेंस्ट इतनी वायलेंस हो रही है पूरे प्रदेश भर में, देश भर में। इवन बार काउंसिल की सिटिंग चेयरमैन दरवेश यादव तक की हत्या होती है, ठीक है। पूरे प्रदेश भर में, इस बनारस में अभी कुछ दिन पहले विवाद चला एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और वो जब से कमिश्नरीज जहां जहां आ गई हैं, जब से इनको क्वासी जुडिशियल पावर कहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कहिए, जब से मिली है, तब से ये क्लैशेस की घटनाएं बढ़ रही हैं। बार काउंसिल का बेसिक रोल क्या है? सिर्फ एडवोकेट्स को रजिस्टर करना नहीं है, उनकी सुरक्षा का भी, उनकी ग्रूमिंग भी करना है। नए एडवोकेट्स को, पुराने एडवोकेट्स को सिंपोजियम करना, डिस्कशंस करना, वो सारी चीजें भी, उसके साथ साथ उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना, उनके कॉमन वेलफेयर के लिए काम करना। बार काउंसिल अब तक क्या कर रही है? मेंबर वेलफेयर में काम हो रहे हैं, एडवोकेट वेलफेयर में काम नहीं हो रहा। मुझे हास्यास्पद लगता है बरखा जी, जब सिटिंग मेंबर्स कुछ कहते हैं कि एडवोकेट्स के अधूरे काम को पूरा करने के लिए, मैं पूछता हूं भाई ये अधूरे काम कौन से हैं? मैं अगर कोर्ट में हूं, आप मुझे बुलाएंगी, किसी कारण से मैं अगर आता हूं, तो मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मैंने अधूरा ये चीज छोड़ा है, तो मैं बताऊंगा ना कि फैमिली कोर्ट में मेरा ये अधूरा है, मेरा एनडीपीएस कोर्ट में ये अधूरा है, कहीं भी हाई कोर्ट में ये अधूरा है, मैं उसको अधूरा छोड़ के आया हूं, जाके पूरा करूंगा। कौन से काम है? काम नहीं बता पाते लोग, और उन्हें पता ही नहीं है। हाँ, और अगर आप किसी को कॉम्पनसेशन मिल रहा है या किसी को एक्सीडेंट का जो है वो कुछ सहायता मिल रही है, तो वो आप भीख नहीं दे रहे हो, वो एडवोकेट का राइट है। और यहां राइट भी पिक एंड चूज करके डिलीवर होता है। हमारी जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो यही है, ये है तो सबके लिए हो, इस एक बात पर दुनिया से जंग जारी है। हमारे पैसे पर, हमारे दिए हुए पैसे पर, कोई घर से तो देता नहीं जी, नहीं। हमारे दिए हुए पैसे पर लोग बीएनएस छपवाते हैं, डायरीज छपवाते हैं, अपनी फोटो लगा करके छपवाते हैं। ये राइट उनको किसने दिया? और उसको भी पिक एंड चूज करके बांटते हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस बनारस कोर्ट में लगभग 10,000 वकील रजिस्टर्ड हैं, तो क्या सारे वकीलों को मिला है वो? क्या इलाहाबाद के सारे वकीलों को मिला है 30,000 35,000? नहीं मिला है। तो क्यों है ऐसा? पिक एंड चूज कहां हो रहा है? तो मैं फिर से, चूंकि मैं स्टूडेंट लीडरशिप का भी आदमी हूं, बीएचयू स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट रहा, तो शेरों में कम में ज्यादा बात कह देता हूं। अजी शुक्रिया आपकी रहबरी का, हमें आपने दिन में तारे दिखाए।
ये वर्तमान बार काउंसिल है जी। और इसीलिए मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ यंग लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड लगभग 10 साल तक, जब तक, क्योंकि हम लोग उस दौर से गुजरे हैं, नए वकील को दिन में 100 रुपया कमाना भी मुश्किल होता है। आप कहीं से पढ़ के आए हो, आप नेशनल लॉ स्कूल से भी आज की डेट में पढ़ के आएंगे तो भी यंग एंट्रेंट्स के लिए सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ ओल्ड एज पेंशन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक वकील जो 35 साल 40 साल 45 साल प्रैक्टिस कर चुका, अब उसकी शारीरिक क्षमताएं भी जवाब दे रही हैं, हो सकता है कुछ मामलों में जो है वो मानसिक क्षमताएं भी जवाब दे रही हों। क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम अपने जो सीनियर्स हैं उनको एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट दें? ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम विद फैमिली, मैं खाली एडवोकेट्स की बात नहीं करता हूं, क्योंकि एक फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो अधिवक्ता 2 तरफ से पिसता है, 3 तरफ से। एक बीमारी से टूटता है, दूसरा बीमारी के खर्च से टूटता है, तीसरा आमद से टूटता है, क्योंकि उसकी कोई फिक्स सैलरी तो है नहीं, जब काम करेगा तब पैसा आएगा। तो हमने आज तक जो काम हम सरकारों को दबाव में बना करके रियल वे में वेलफेयर का काम करा सकते थे, मिनिमम इंस्टॉलमेंट्स में ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स लागू हो जाती हैं, ये तक आज तक किसी ने नहीं कराया, किसी ने नहीं किया है। कॉमन अधिवक्ताओं के चैम्बर्स की मैं बात करता हूं, जो नए लड़के हैं उनके चैम्बर्स की बात करता हूं, हाउसिंग स्कीम की बात करता हूं, पत्रकारों तक की हाउसिंग स्कीम्स हैं, सरकार सब्सिडाइज्ड वे में लैंड अलॉट करती है, कंस्ट्रक्ट करके देती है। आप मात्र 4.5 लाख अधिवक्ता हैं, न उनके परिवारों को आप इंश्योरेंस में कवर करा पाते हो, न आप उनके लिए कोई हाउसिंग स्कीम जैसी चीज ला पाते हो। कॉमन वेलफेयर में क्या काम हो रहा है? किसी को कॉम्पनसेशन देना वो उसका राइट है, कॉमनली आपने कोई काम नहीं किया, उसके बावजूद पदों पर बने रहने के लिए ये सारी चीजें अल्योरमेंट्स होते हैं। और इस तरह की भी घटनाएं आई हैं बरखा जी, आप शॉक्ड रह जाएंगी। मैं भी शॉक्ड रह गया था जब मुझे इस बात का भी मुझे भी अंदाजा नहीं था, जब लोगों ने बताया कि लोकल कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वाने के लिए, अपना बनाने के लिए उनके साथ के लोगों को फर्जी जो है वो एक्सीडेंटल क्लेम्स दे दिए जाते हैं और फिर उसका पैसा उसके चुनाव में खर्चा कराया जाता है, या 60-40 के रेशियो में वापस ले लिया जाता है। तो काउंसिल का क्या इस पे निगाह नहीं है? बार काउंसिल ही तो ये कर रही है, बार काउंसिल के प्रेजेंट मेंबर्स ही तो यही कर रहे हैं जी। यही तो मैं कहता हूं। हाँ, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने आपको अपना रहबर बनाया है जी। आप क्या कर रहे हो? ये तो आपके प्रेरोगेटिव हैं। सरकारों पे दबाव बनाना, बार बेंच रिलेशन कभी बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बार रिलेशन कभी बात होती है। आप ये समझिए, इन्होंने पूरे उसको जिसको कहते हैं डंजन में डाल देना, एडवोकेट वेलफेयर को कहीं खाई खंदक में डाल दिया है। आखिरी समय में चुनाव आएगा, एडवोकेट वेलफेयर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट इन्होंने चुनावी मुद्दा बना लिया है। 8 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट की लाठी चली, 5 साल में जो चुनाव होने थे वो 8 साल बाद हो रहे हैं, लाठी चलने के बाद, ठीक है। उसमें भी 30-30 साल से बैठे लोग हटना नहीं चाहते, क्यों? और छोटे छोटे एल्योरमेंट्स दे रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से, आपके मशहूर चैनल के माध्यम से आम अधिवक्ताओं से ये गुजारिश है जी। वो अपने हितों को कॉम्प्रोमाइज ना करें, छोटे एल्योरमेंट्स के लिए बड़े हितों को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हमारे पास राइट क्या है कॉमन अधिवक्ता के तौर पर? हम अपना रहबर चुनते हैं, हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं, उन्हीं नुमाइंदों में से एक बीसीआई में भी जाता है। आप ये सोचिए, जब लोग सत्ता की गोद में जाने के लिए कितनी कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं कि बरखा जी कुछ जो नई बीएनएस आई और वो आया, धाराएं बदल दी,
कंटेंट सेम का सेम है 85%, क्या जरूरत थी? जो धाराएं अनपढ़ों तक को पता थी, 302, 307, 376, 144, 151, ऐसी तमाम 420 नहीं जानता था वो, फिर भी करता था, 420 हो गई, है ना? आपको भी पता थी, आप लीगल फील्ड से नहीं है, ठीक है? धाराओं को बदल के क्या मिला? हाईकोर्ट डायरेक्शन इशू करता है, नई धाराओं के सामने पुरानी धाराएं लिखिए। तो आप अपनी वॉइस वहां भी रेज नहीं कर पाए। जो बदलना था कुल मिलाकर उसे नहीं बदला गया, और जो जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, ज्यादा नहीं, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, हाँ, उसे मुद्दा बना दिया गया। मुद्दा बना दिया गया। तो हम पुरानी शराब, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? हमने इस बार काउंसिल का जो रोल है बरखा जी, वो रोल ये है कि एडवोकेट प्रिविलेजेस, एडवोकेट राइट्स, एडवोकेट वेलफेयर, एडवोकेट्स की ग्रूमिंग, यंग लॉयर्स की जो नई चीजें आ रही हैं उन पे डिस्कशंस होना, सिंपोजियम्स होना, उसमें जो जूरिस्ट हैं, एमिनेंट जो नॉलेजेबल लोग हैं, उनके लेक्चर्स होना, कुछ होता है? आप बताइए मुझे, एक इंसिडेंट्स बता दीजिए। आप वहां रह करके जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें कर रहे हो। आप एक एडवोकेट के खिलाफ कोई गलत कंप्लेंट भी हो जाए तो अगर वो बनारस का एडवोकेट है तो उसको झांसी बुलाया जाएगा, अगर वो नोएडा का एडवोकेट है तो उसको गोरखपुर बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि टीएडीए बनेगा मेंबर का, लाखों का। इस कदर व्याप्त है भ्रष्टाचार, मतलब एक तरीके से षड्यंत्र कर दिया जाता है। पूरा षड्यंत्र ही है। ये कॉकस बना हुआ है, इस कॉकस को ब्रेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आम अधिवक्ताओं से कहता हूं, मेरी गुजारिश है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में है ताकत सर उतार लेने की। आपको जो नुमाइंदे जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, 80% मेंबर्स रिपीट होते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सब रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई नए नए चेहरे भी आने चाहिए। भाई जिनका रिकॉर्ड ही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कॉमन वेलफेयर में कोई काम नहीं किया, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो कि वो ऐसे नए लोग आएंगे तो कुछ तो नया होगा, संभावनाएं तो बनेंगी। जी। मैं अपने लिए ये जरूर कह सकता हूं कि मैं जिस स्टूडेंट लीडरशिप बैकग्राउंड का आदमी हूं, मैंने अपने कॉमन वेलफेयर से न स्टूडेंट्स के, न समाज के और न अधिवक्ताओं के, न मैंने उनके हितों से कभी कॉम्प्रोमाइज किया है, न मैं करूंगा। मेरा एक पुराना शेर मैं शुरू से कहता चला आता हूं कि जिनकी गर्दन झुक गई थी वो तो कब के मर गए, मेरी गर्दन कट गई थी और मैं जिंदा रहा। बहुत खूब कहा है आपने। अच्छा, ये बताइएगा कमलाकर जी की जैसे अभी देखा जा रहा है इस टाइम पे वकीलों की जो हालत है सच में बहुत ही इस टाइम दयनीय हो चुकी है, और खासकर जो नए बच्चे आ रहे हैं जो इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी स्थिति तो बहुत ही गंभीर। उनको पहले तो चैम्बर नहीं मिलता, और भी कई चीजें हैं जो वो बहुत चीजों से कह सकते हैं कि अब उनको मिल ही नहीं पाते, उनके हक उन्हें शायद पता भी नहीं चल पाते हैं, और इसमें कुछ तो फर्जी भी आ जाते हैं। जो अच्छे हैं वो तो सही है, पर कुछ फर्जी भी आके और नाम खराब कर देते हैं। तो इस पर एसोसिएशन का जो कितनी निगाहें हैं, और अगर इस बार आप प्रत्याशी बनकर आई हैं, अगर इस बार आपकी जीत होती है तो आप क्या करेंगे, इस पर क्या कदम उठाएंगे? बरखा जी, बड़ी अच्छी क्वेश्चन किया आपने। पहली चीज आपको बता दूं कि जो यंग लॉयर आ रहा है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी डंडा चलाया, उसके पहले तक पिछले 2-2.5 सालों से ये लोग 20 से 25 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते थे। जी। अभी उसने प्रैक्टिस शुरू नहीं की। आप पेरेंट बॉडी हो ना, पेरेंट का क्या काम है? पैसा वसूलना। आपके पेरेंट ने, आप ग्रेजुएट बन होकर के आई होंगी तो क्या पैसा वसूलना शुरू किया होगा? जी नहीं। हर प्रैक्टिस करने के लिए पैसा वसूला जा रहा था। क्यों? बार बार सीओपी का वेरिफिकेशन कराया जाता है। जब हम अपने ओरिजिनल सबमिट कर करके देते हैं तो किस बात के लिए जो है वो आप वेरीफाई कराओगे बार बार? हाँ, प्रैक्टिशनर्स की जो आपने बात कही कि जो फर्जी प्रैक्टिशनर्स आ जा रहे हैं उनको कर्टेल करने के लिए, ठीक है, तो उनके वकालतनामे का आपने प्रोसीजर बनाया, फाइन। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपको 500 रुपए चाहिए हर व्यक्ति से, जब सारी चीजें ऑनलाइन है। क्यों चाहिए? तीसरी चीज ये आपको मैं बता दूं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने
दूसरा धंधा करने वाले, चाय वाले, पान वाले, वो जिन्होंने कभी डिग्री ले ली थी जी, लेकिन कभी अदालत का मुंह नहीं देखा, उनका सीओपी बना बना करके गलत तरीके से वकालतनामों में नाम चढ़वा करके जी, और वो उनको सिर्फ वोटिंग पर्पस के लिए रखते हैं। वो आप देखने जाइएगा तो जैसे बनारस में ही 10,000 करीब वोटर रजिस्टर्ड हैं। आप किसी से पूछ लीजिए रेगुलर आने वाले कितने हैं? बहुत कम होंगे। 5,000 की संख्या पहुंच जाए तो बड़ी बात है। 5,000 6,000 की संख्या अगर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। तो वो 3,000 लोग कौन है? वो सिर्फ वोटिंग के समय दिखते हैं, चाहे वो लोकल बार की वोटिंग हो, चाहे वो बार काउंसिल की वोटिंग हो। तो ये जो एक कॉकस बना हुआ है, जब तक इस कॉकस को आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कॉमन वेलफेयर में काम नहीं होंगे बरखा जी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट, अल्टीरियर मोटिव्स इन्वॉल्व हैं। जी, वो पैसे के लिए सिर्फ आ रहे हैं, सिर्फ पैसे, पावर, सत्ता की गोद में जाके बैठ जाएंगे। इसमें भी राजनीति का वही खेल चल जाएगा। अपने किसी को अपने लड़के को स्टैब्लिश करना है, किसी को सीनियर डेजिग्नेशन चाहिए, किसी को हाईकोर्ट एलिवेट होना है, किसी को सांसदी चाहिए। जब आप अपने हितों के लिए कॉमन हितों को कॉम्प्रोमाइज करोगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? आंसरेबिलिटी तय होनी चाहिए। मैं कहता हूं मैनिफेस्टो लेकर के क्यों नहीं आते? जी बिल्कुल, मैनिफेस्टो तैयार होनी चाहिए। तो कोई नहीं आता। आपको मैंने कहा ना, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। 70% लोगों से पूछ लीजिएगा जो वर्तमान मेंबर्स हैं, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा नहीं बता पाएंगे। तो इस बार अगर आप बनकर आते हैं, सदस्य बनकर आते हैं, तो इस पर और क्या आप कुछ और बदलाव सोच कर रखा है आपने कि ऐसा बदलाव करेंगे ताकि जो वकील हैं, जो युवा भी हैं, उनको थोड़ा इससे प्रेरणा भी मिले और उनके लिए अच्छा रहे, उनका भविष्य अच्छा रहे? एकदम। जिस दौर से मैं गुजरा हूं बरखा जी, मैं आपको बताऊं कि चूंकि पहली बार जो अदालत में फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, ठीक है, तो वो जब आते हैं तो उनको एक बड़ा हर्डल ये रहता है कि एक तो जिस चैम्बर के वो हैं, अब कोई भी लिंक से, वो अभी सीख भी रहे हैं, तो भी किसी भी लिंक से कोई क्लाइंट अगर उनके पास आता है, उनको एंटरटेन करने के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं होती। यहाँ चौकियों की व्यवस्था नहीं है, चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं है। अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं, वैसे ये एक्सक्यूज नहीं होता, अगर 5,000 लोग हैं तो 5,000 चैम्बर्स हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स के चैम्बर होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, वी आर ऑल्सो लीगल ऑफिसर्स। हमारे में से ही कुछ लोग जो है वो सरकारी वकील होते हैं, उनको चैम्बर्स मिलते हैं। कॉमन चैम्बर्स होने चाहिए सारे लोगों के लिए। चलिए, अगर कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं तो कम से कम जितनी अदालतों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें 100-150 चैम्बर्स ऐसे बना दिए जाएं जो कि नॉमिनल रेट पर 20 रुपए, 25 रुपए घंटे पर, 50 रुपए घंटे पर अधिवक्ता ले सके, युवा अधिवक्ता ले सके, जिसके पास चैम्बर नहीं है वो ले सके, ताकि वो अपना क्लाइंट तो एंटरटेन कर सके। यहाँ रजिस्ट्री की चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग कैश ट्रांजैक्शन, सरकारें कहती जरूर हैं कि 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसी रजिस्ट्री में लाखों रुपए गिनवाए जाते होंगे, आप भी जानती हैं, ठीक है। अब वो किसके चौकी पर बैठ करके पैसा गिनवाएगा? आप ये समझिए, ये जो चीजें हैं, तो मेरा ये मानना है कि बार काउंसिल को ये चाहिए कि हर जगह युवा लॉयर्स के लिए एटलीस्ट कॉमन चैम्बर्स की कुछ व्यवस्थाएं हों, जिनमें एक नॉमिनल फीस दे करके वो अपना क्लाइंट एंटरटेन कर सके। उसके अलावा यंग लॉयर्स स्टाइपेंड, ओल्ड एज पेंशन, जी पेंशन की व्यवस्था हो। जैसे आपका कहना है कि बार बार जो रिपीट हो रहे हैं आपके बार में, एसोसिएशन बार में, तो ये क्यों हो रहा है? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ अपील भी है आपका, ये युवा जो ये वकील है उनके लिए कुछ आपका अपील भी है? बरखा जी, एक पुराना शेर है कि वो ख्वाब थे ही चमेलियों से कि सबने हाकिमों की कर ली बैत, और फिर जब उस चमेली की ओट से सांप निकले तो लोग समझे। तो बेसिक चीज ये है कि ये जो ख्वाब दिखाए जाते हैं और जो छोटे छोटे एल्योरमेंट्स दिए जाते हैं, कॉमन अधिवक्ता उसमें एक हद तक फंस जाता है, मृगमरीचिका में फंस जाता है। लेकिन
हर चीज का एक सैचुरेशन लिमिट होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सैचुरेशन लिमिट अब क्रॉस हो रही है। और जो युवा अधिवक्ता हैं और जो पुराने लोग भी हैं, उन सब से मेरी अपील भी है, और मुझे रिस्पॉन्सेज भी मिल रहे हैं। मैं उन सारे लोगों से फिर से अपील करूंगा कि इस कॉकस को ब्रेक करिए, इस सिस्टम को बदलिए, अपने हितों को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जो कॉमन वेलफेयर की बात करे, जो आपके हितों को लेकर के चल सके, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हो, उसको चुन करके लाएं। और मुझे अगर आप अपना नुमाइंदा बना करके भेजते हैं तो आपके हितों को मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू।